नमस्कार, गुड इवनिंग। बहुत स्वागत है आप सबका। मैं पुनीत पाठक हूं और आप देख रहे हैं न्यूज डिकोड, खबरों का महाबुलेटिन। यहां हम लेते हैं खबरों की पूरी खबर और पहुंचाते हैं आप तक असल खबर। तो आज की सबसे बड़ी खबर के साथ में ही हम डिकोड की शुरुआत करते हैं और दिन भर आज वो तस्वीरें सुर्खियों में रहीं जो आप टेलीविजन स्क्रीन के ऊपर अब से कुछ ही देर में देखेंगे। भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ऑस्ट्रेलिया के दौरे पर हैं। मंगलवार सुबह ऑस्ट्रेलिया में कई कंपनियों के सीईओ से उनकी बातचीत हुई। ऑस्ट्रेलियाई उद्योगपतियों को भारत में निवेश का न्योता वो दे चुके हैं। भव्य स्वागत के बाद मोदी ने वहां पर भारतीयों को संबोधित किया और वहां बड़ी बात, एक संदेश निकला, मोदी इज द बॉस। किसने ये कहा और पूरे दिन भर क्या घटनाक्रम सुर्खियों में रहा है, इस पर एक रिपोर्ट देखिए, पूरी खबर आप समझ जाएंगे। मैं जब 2014 में आया था तो आपसे एक वादा किया था, फिर भारत के किसी प्रधानमंत्री का 28 साल तक इंतजार नहीं करना पड़ेगा। And the Prime Minister of India, Narendra Modi! अपने चिर परिचित अंदाज और शैली में एक बार फिर प्रधानमंत्री मोदी ने दुनिया भर का ध्यान अपने बयान की तरफ खींचा। मंगलवार को पीएम मोदी सिडनी पहुंचे, जहां उनकी अगवानी पूरी भव्यता के साथ की गई। प्रधानमंत्री ने सिडनी के कोडोस बैंक अरीना में 20,000 से ज्यादा भारतीय मूल के लोगों को संबोधित किया। सिडनी में पीएम मोदी ने कहा कि भारत मदर ऑफ डेमोक्रेसी है, हमारे लिए पूरी दुनिया एक परिवार है। म्यूचुअल रिस्पेक्ट। इससे पहले ऑस्ट्रेलियाई पीएम अल्बनीज ने मोदी की तारीफ करते हुए उन्हें मोदी इज द बॉस कहकर सम्मान दिया। ऑस्ट्रेलिया में मोदी को देखने सुनने के लिए आतुर भारतीय मूल के लोगों को देखकर ये भी कहा गया कि ऐसा पहली बार है जब किसी प्रधानमंत्री का ऑस्ट्रेलिया में इतना भव्य स्वागत हुआ। सबसे अहम बात ये कि मोदी ने दुनिया को फिर संदेश दिया कि अब भारत हर तरह के संकट के समाधान के लिए तैयार रहता है। तो एक बार फिर से कह सकते हैं, प्रधानमंत्री मोदी के विदेशी दौरे की तस्वीरों ने चीन, पाकिस्तान समेत दुनिया को चकित किया है। चलिए, प्रधानमंत्री के 2 दिवसीय इस विदेश यात्रा के इस पड़ाव यानी ऑस्ट्रेलिया में जो कुछ कहा, इस संदेश को हम डिकोड करते हैं। पहली बात यह कि मोदी के स्वागत के लिए भव्य मंच, उनका इंतजार करते ऑस्ट्रेलिया में बसे सैकड़ों की तादाद में भारतीयों की भीड़ ने कर्नाटक चुनाव के बाद जो देश में माहौल बना था कि मोदी मैजिक फीका हो गया, इस माहौल को पलटने का काम किया। मोदी ने इस मंच से मैसेज दिया कि पहले भारत ऑस्ट्रेलिया का संबंध केवल कुछ ही सेक्टरों में परस्पर निर्भरता पर टिका था, यानी कथित तौर पर स्वार्थ आप कह सकते हैं, जबकि अब भारत सरकार संबंधों को आपसी भरोसे और सम्मान से जोड़कर पक्के रिश्तों में तब्दील करने का काम करेगी। साथ ही पीएम मोदी ने यह कहकर कि इंडियंस जहां कहीं भी रहते हैं एक मानवीय स्वभाव से भरे होते हैं, हर संकट में मदद और समाधान देते हैं, ये कहकर उन्होंने दुनिया भर में इंडियंस को अपनेपन का एहसास फिर कराया। देश के लिए तो ये बेहतर होगा ही, साथ ही चुनावी साल है तो चुनाव में बीजेपी के लिए ये बड़ा सकारात्मक माहौल भी बनाएगा। मोदी का तीसरा सबसे स्ट्रांग मैसेज ये रहा कि भारत अपने हितों को सबके हितों से जोड़कर देखता है, केवल अपने हितों की बात नहीं करता। चौथी बात, इस दौरे से एक फैक्ट भी पुख्ता हो गया कि भारत ऑस्ट्रेलिया में स्ट्रेटेजिकल पार्टनरशिप और ट्रेड अब आगे दोगुना हो रहा है, ये आंकड़ों के आधार पर कहा जा रहा है। और इसके अलावा यूथ को भारत ऑस्ट्रेलिया में अवसरों के द्वार खोलने के लिए दोनों देशों में एक दूसरे की डिग्रियों को मान्यता देने पर सहमति होने का कदम भी उठा। इस दौरे को इतिहास में दर्ज कराने के लिए हैरिस पार्क इलाके का नाम अब लिटिल इंडिया कर दिया गया है। ये भी अपने आप में एक तारीख के तौर पर दर्ज होगा। चलिए, बहुत से मैसेजेस हैं देश की राजनीति को भी, विरोधियों को भी और दुनिया को भी, पड़ोसियों को भी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 28 मई को नए संसद भवन का उद्घाटन भी करने वाले और इसके पहले एक नया सियासी संग्राम पूरे देश में छिड़ता है। देश की राजधानी दिल्ली से इस जंग की शुरुआत हुई, लेकिन अब इसकी गूंज छत्तीसगढ़ के सियासी गलियारों को भी गरमा रही। देखिए, नए संसद भवन के उद्घाटन को लेकर राहुल गांधी के ट्वीट से शुरू हुआ सियासी बवंडर अब छत्तीसगढ़ में भी वार पलटवार की सियासत में बदल चुका है। कांग्रेस नेता मांग कर रहे हैं कि संसद भवन का उद्घाटन प्रधानमंत्री मोदी से नहीं बल्कि राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू के हाथों ही होना चाहिए। इसके अलावा कांग्रेस पार्टी ने उद्घाटन की तारीख 28 मई
जो कि विनायक दामोदर सावरकर की जयंती है, इस पर भी सवाल उठाए। कांग्रेस इस मुद्दे को आदिवासी अस्मिता से जोड़कर देख रही है। संसद भवन के लोकार्पण के संदर्भ में हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष ने जो बयान दिया है उसके बाद हम लोगों को बोलने कुछ रहता नहीं। जो राष्ट्रीय अध्यक्ष ने जो कहा है हम उसी लाइन पे हैं। उचित यही होगा कि राष्ट्र के जो संवैधानिक प्रधान हैं, माननीय महामहिम राष्ट्रपति महोदया, उनके हाथों इस भवन का लोकार्पण होना चाहिए। उनके द्वारा ही ये लोकार्पण हो, ये हमारा पुरजोर मांग है, आग्रह भी है। सवाल मोदी के उद्घाटन करने पर उठाए गए तो भारतीय जनता पार्टी की प्रदेश इकाई भी पूरी आक्रामकता के साथ कांग्रेस पर पलटवार कर रही है कि जब आदिवासी महिला प्रत्याशी थी राष्ट्रपति की, तब क्या आपने उस समय एक आदिवासी बेटी का अपमान नहीं किया? आप किस मुंह से आदिवासी सम्मान की बात करते हैं? संसद भवन के लोकार्पण का कार्यक्रम सभापति ने शायद तय किया है और इस पे आज कल तक उसी संसद भवन का आप विरोध करते थे। बहरहाल दुनिया के सबसे बड़े लोकतंत्र के मंदिर नए संसद भवन के भव्य और शानदार स्वरूप के उद्घाटन का इंतजार पूरा देश कर रहा है। तो नए संसद भवन का उद्घाटन कौन करेगा? प्रधानमंत्री ने राष्ट्रपति को इसका उद्घाटन करना चाहिए, इस मांग को उठाकर राहुल गांधी या कांग्रेस को हासिल क्या होने वाला है, इसको डिकोड कर रहे हैं। पहली बात यह कि देश का संसद भवन देश के संविधान का मंदिर है और देश का मान पहचान से जुड़ा हुआ एक प्रतीक है। इसकी उद्घाटन पट्टिका पर जिसका भी नाम होगा वो आने वाले कई दशकों या शायद उससे अधिक समय तक हमेशा के तौर पर दर्ज रहेगा, इतिहास का एक अमिट हिस्सा बनेगा। इस बात को कांग्रेस पार्टी जानती भी है और शायद ये बात उसे रास नहीं आ रही। दूसरी बात, कांग्रेस पार्टी के रणनीतिकारों को इस उद्घाटन के बहाने आदिवासियों के अस्मिता से जुड़ा मुद्दा बनाकर सियासत का एक अवसर भी दिख रहा है। इसी बहाने राहुल गांधी की खुलकर निडर होकर मोदी जी के खिलाफ आवाज उठाने वाली छवि को भी बल मिलता है, क्योंकि अक्सर बीजेपी कहती आई कि राहुल गांधी देश के मुद्दों पर मौन या निष्क्रिय रहते हैं और उनकी सियासी समझ पर सवाल उठाती रही, तो एक उसके जवाब के तौर पर भी इसे पेश किया जा रहा है। तीसरी और अंतिम बात, अब शायद कांग्रेस हर एक मुद्दे पर बीजेपी के ही लिहाज से, उसी के तरीके से, उसी के एंगल से सोचकर वैसे मुद्दा बनाने या अवसर लपकने में माहिर बनना चाहती है। बड़ी बात यह कि क्या राहुल गांधी की मांग उस आदिवासी वर्ग को रास आ रही है या उसे अपने साथ जोड़ पा रही है जिसकी अस्मिता को इससे जोड़ा जा रहा है, ये देखना होगा। अब आते हैं एक अहम राज्य कर्नाटक पर। जब से चुनाव शुरू हुए, प्रचार हुआ, नतीजे आए, तब से कर्नाटक की चर्चा छिड़ी। सरकार बनने के बाद लगा कि अब सब ठीक है, लेकिन कर्नाटक में कांग्रेस की सरकार बने अभी दूसरा हफ्ता भी नहीं लगा और वहां सीएम पद के लिए 2.5 साल वाले फॉर्मूले पर बहस छिड़ गई। यह बहस छिड़ी है सरकार में शामिल सत्ता पक्ष के एक मंत्री जी के बयान से। कर्नाटक में सिद्धारमैया ही अगले 5 साल तक मुख्यमंत्री बने रहेंगे और राज्य में 2.5 साल तक सीएम बनने जैसा कोई फॉर्मूला नहीं है। ये बात कही कर्नाटक के कैबिनेट मंत्री एमबी पाटिल ने। पाटिल का दावा है कि अगर ऐसा कोई प्रस्ताव होता तो पार्टी हाईकमान या महासचिव केसी वेणुगोपाल इसकी जानकारी प्रदेश इकाई को जरूर देते। जाहिर इस मुद्दे पर बीजेपी को कांग्रेस को घेरने का मौका मिला। तमिलनाडु बीजेपी अध्यक्ष अन्नामलाई 2 दिन पहले 21 मई को ही दावा कर चुके हैं कि कर्नाटक सरकार साल भर के भीतर गिर जाएगी। उन्होंने कटाक्ष करते हुए यहां तक कहा है कि अगर सीएम सिद्धारमैया और डिप्टी सीएम डीके शिवकुमार 2024 तक नहीं लड़ते तो दोनों को नोबेल शांति पुरस्कार दिया जाना चाहिए। जाहिर है राजस्थान और छत्तीसगढ़ में सीएम पद के फॉर्मूले पर बने माहौल ने पहले ही कांग्रेस की काफी किरकिरी कराई है। तो इसमें कोई शक नहीं है कि कांग्रेस के लिए अच्छे संकेत नहीं है और कांग्रेस के लिए क्या और किस तरह का ये संकेत है, इसको भी डिकोड कर लेते हैं। बीते 13 मई की बात है, कर्नाटक विधानसभा के चुनाव के नतीजे आए। कुल 224 सीटों में से 135 सीटें जीतकर कांग्रेस ने सरकार बनाई। देश भर में कांग्रेसी भारी उत्साह। इसके बाद बेंगलुरु और दिल्ली में 5 दिन तक कांग्रेस ने लंबी एक्सरसाइज की और कहानी निकली कि 2 बजे रात इसका समाधान मिला। सिद्धारमैया सीएम बनेंगे और प्रदेश अध्यक्ष डीके शिवकुमार जिन्होंने खूब मेहनत की वे उप मुख्यमंत्री पद पर मान गए। ये खबर निकल कर आई और ऐसा हुआ भी। अब जब अभी कर्नाटक कैबिनेट के मंत्री ये कहने लगे हैं कि 2.5 साल वाला कोई फॉर्मूला है ही नहीं, तो सरकार की सेहत के लिए इसको कैसे आप ठीक कह सकते हैं?
ये कतई सही संकेत नहीं। बीजेपी इसके पीछे पार्टी में संतुलन के लिए जरूरी आंतरिक ढांचे को ही गलत बताती है। नतीजा अधिकारों की लड़ाई, अंतर्विरोध, बगावत और सरकार के अस्तित्व पर कभी भी उपज जाने वाला, बढ़ जाने वाला खतरा। जरूरत है वक्त रहते इस तरह की बातों को शांत करने का या संभालने का, क्योंकि इग्नोरेंस का नतीजा राजस्थान ने भी भुगता है। मध्य प्रदेश के हालात भी इससे बहुत अलग नहीं रहे थे। अब आते हैं देश के सबसे बड़े और प्रतिष्ठित प्रशासनिक सेवा परीक्षा के नतीजों पर। आज ये नतीजे जारी हुए हैं। यूपीएससी 2022 के परिणाम किस तरह के रहे, एक नजर इन पर भी। संघ लोक सेवा आयोग यानी यूपीएससी ने सिविल सेवा परीक्षा 2022 के नतीजे जारी कर दिए हैं। परीक्षा में टॉप 4 में लड़कियां हैं। बिहार की इशिता किशोर ने एग्जाम में टॉप रैंक प्राप्त किया। दूसरे नंबर पर गरिमा लोहिया, तीसरे स्थान पर उमा हरितैन और चौथे स्थान पर स्मृति मिश्रा रहीं। मध्य प्रदेश की सतना की बेटी स्वाति ने पूरे देश में 15वां स्थान प्राप्त किया है, जबकि धार जिले की संस्कृति सुमानी ने देश भर में 49वां स्थान पक्का किया। फाइनल रिजल्ट में कुल 933 कैंडिडेट का सिलेक्शन हुआ, जिनमें से 345 सामान्य, 99 ईडब्ल्यूएस, 263 ओबीसी, 154 एससी और 72 एसटी कैटेगरी से हैं। 178 कैंडिडेट्स की एक रिजर्व लिस्ट तैयार हो चुकी है, जिनमें से आईएएस पदों पर चयन के लिए 180 कैंडिडेट शॉर्ट लिस्ट किए गए हैं। चलिए, तो आज हमने जो सतना की मध्य प्रदेश की बेटी थी उनसे अपने कार्यक्रम के दौरान लाइव बातचीत भी की थी और उनको शुभकामनाएं भी दी थी। तमाम जो सफल प्रतिभागी हैं ये बड़े कुशल प्रशासनिक अधिकारी बनकर देश को एक नई बुलंदी और दिशा देंगे, इस बात की उम्मीद करते हैं, क्योंकि यही सब हर एक प्रदेशों में जाकर आगे प्रशासनिक कुशलता का परिचय देंगे। आगे बढ़ते हैं। 23 मई 2023 मंगलवार से देश में एक बार फिर 2000 रुपए के नोटों की वापसी का क्रम शुरू हो चुका है। हालांकि पहले दिन अब की बार वैसी अफरा तफरी का माहौल नहीं दिखा जैसा 2016 की नोटबंदी के बाद देश में बना था। आरबीआई ने 19 मई को 2000 के नोटों को सर्कुलेशन से वापस लेने की घोषणा की और 23 मई मंगलवार से देश भर के बैंकों में नोट बदलने की प्रोसेस शुरू कर दी गई। आरबीआई ने नोट बदलने को लेकर अब की बार 30 सितंबर 2023 यानी 4 महीनों का वक्त दिया है। अच्छी बात यह कि इस बार देश में वैसी आपाधापी नहीं दिखी जैसी 2016 में नोटबंदी के वक्त देखी गई थी, लेकिन नियम, शर्तों, प्रक्रियाओं को लेकर लोगों के मन में अब भी कई सवाल हैं। इसके अलावा आरबीआई ने बैंकों को नोट बदलने बैंक पहुँचने वाले लोगों के लिए गर्मी में धूप से बचाव, पीने के पानी और बाकी व्यवस्थाओं को दुरुस्त रखने के निर्देश दिए हैं। तो बात सही है, अब की बार पहला दिन का नज़ारा देखने के बाद भीड़, भगदड़, केओस जैसी कोई स्थिति नहीं है। लेकिन अगर आपके पास कोई 2000 का नोट है और उसे बदलने के लिए आप बैंक जाना चाहते हैं तो करना क्या पड़ेगा, क्या ले जाना पड़ेगा, किस तरह के निर्देश हैं, इसको लेकर आरबीआई ने एक्चुअली क्या कहा है और आज भी एक गाइडलाइन है, ये क्या कहती है, इसके द्वारा हम इसे डिकोड कर रहे हैं, समझें इसे। पहली बात याद रखें कि रिजर्व बैंक 2000 का नोट चलन से वापस ले रहा है, बंद नहीं किया। जिनके पास नोट है अमान्य उनको नहीं किया गया। 2016 में नोटबंदी हुई थी और नोटबंदी के बाद भारी मात्रा में नोटों को बदलने का दबाव था, इसलिए आरबीआई ने 2000 जैसे बड़े नोट छापे। फिर 2018-19 में उद्देश्य पूरा होने पर इन नोटों की प्रिंटिंग को बंद भी कर दिया। आज से किसी भी नजदीकी बैंक शाखा 23 तारीख से किसी भी नजदीकी बैंक शाखा में पहुंचकर आप इन नोटों को बदल सकते हैं। इसके लिए उस बैंक में या उस बैंक की ब्रांच में आपका अकाउंट हो, ये अनिवार्य नहीं है। डाकघरों में नोट बदलने को लेकर कई लोग सवाल पूछ रहे हैं, लेकिन ऐसा नहीं कर पाएंगे, बदल नहीं पाएंगे। लेकिन अगर डाकघर में आपका कोई खाता है तो वहां पर आप अपने 2000 के नोट को डिपॉजिट जरूर करा सकते हैं, जमा करा सकते हैं। एक बार में 2000 के 10 नोट 20,000 रुपए आप एक साथ बदली करा सकते हैं और इसके लिए आपको अलग अलग बार में जाना पड़ेगा। अगर इससे अधिक नोट हैं, नोटों को बदलने के लिए आपको बैंक या शाखा में कोई एक्स्ट्रा चार्ज, किसी तरह का कोई दस्तावेज नहीं मांगा जा रहा। ये पूरी प्रक्रिया फ्री है। अगर आपसे कोई बैंक का मैनेजर, कोई भी व्यक्ति इस तरीके की शिकायत करता है, इस तरह की बात करता है कि आपको उसका चार्ज या कोई पेपर चाहिए, तो आप ऊपर इसकी शिकायत कर सकते हैं। निचले स्तर पर हो तो मैनेजर से और इसके ऊपर हो तो लोकपाल से आप इसकी शिकायत कर सकते हैं। अंतिम बात, 30 सितंबर अंतिम तारीख के बाद भी लेन देन से 2000 के नोटों का इस्तेमाल जारी रह सकता है।
आरबीआई ने 30 सितंबर 2023 तक बैंकों में नोट जमा करने या बदलने की सलाह अभी दी है, लेकिन ये जरूर कह दिया है कि आप टाइम लिमिट का यानी सितंबर 2030 तक का ध्यान रखें। आने वाले समय में इसमें कुछ और फैसले हो सकते हैं, लेकिन फिलहाल वो फैसला क्या होगा ये अब तक क्लियर नहीं है और इसीलिए हमने कहा कि जो सवाल थे उनके जवाब देने की कोशिश इस रिकॉर्ड में हमने की। मध्य प्रदेश विधानसभा चुनाव से पहले कांग्रेस पार्टी अपने सोशल मीडिया विंग को बड़ा मजबूत करना चाहती है। इसे हथियार बनाकर सरकार की नाकामियों को उजागर करने की रणनीति पर काम कर रही है और इसी के चलते भोपाल में आज एक ट्रेनिंग हुई है। देखिए इस पर एक रिपोर्ट। एमपी में कांग्रेस इस बार मैदानी मोर्चे के साथ सोशल मीडिया पर भी आक्रामक बने रहने की तैयारी में है। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स को हथियार बनाकर कांग्रेस सरकार की खामियों और अपनी पार्टी की बातों को जनता तक पहुंचाने की रणनीति बना चुकी है। इसी बात की ट्रेनिंग के लिए राष्ट्रीय प्रवक्ताओं की टीम भोपाल पहुंची। इसमें पवन खेड़ा, सुप्रिया श्रीनेत और सोशल मीडिया हेड रुचिरा त्रिवेदी ने कांग्रेसी कार्यकर्ताओं को मध्य प्रदेश सरकार के घपले एक्सपोज करने पर जोर दिया, जबकि पवन खेड़ा ने प्रदेश सरकार पर जमकर हमला बोला। महंगाई हो, पत्रकारिता में आप लोग हैं तो इन्हीं मुद्दों पर अपनी स्टोरीज करने के लिए आए हैं, इन्हीं मुद्दों पर लोगों को, सरकारों को एक्सपोज करने के लिए बैठे हैं आप। वहीं राष्ट्रीय प्रवक्ता सुप्रिया श्रीनेत ने दावा किया कि कांग्रेस जो वायदा कर रही है वो 100% पूरे होंगे। किसानों का कर्जा माफ किया जाएगा, ऐसी इसमें से कोई योजना नहीं है जो की ना जा सकती, क्योंकि हम जो कहते हैं वो करके जरूर दिखाते हैं। कांग्रेस प्रवक्ताओं ने कर्नाटक में जीत के बावजूद ईवीएम पर सवाल उठाए। उनकी दलील है कि बीजेपी को मिली 65 सीटों से ईवीएम पर संदेह बढ़ जाता है। चलिए अब कांग्रेस पार्टी ने जो एक्सरसाइज की है जरा उसको भी डिकोड कर लें। इसकी जरूरत क्या थी और क्या लाभ होगा। ये बात तो तय है कि आज का यूथ, आज का युवा, जिसे आप चुनावी दृष्टिकोण से फ्रेश वोटर कह सकते हैं, वो स्मार्टफोन के जरिए तकरीबन हर सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर दखल रखता है, जुड़ा हुआ है। अगर सही तरीके से दिखाया जाए, दिखा जाए, ढंग से बात रखी जाए तो बड़े जल्दी ही दूर तक दल अपनी बात कह सकते हैं। दूसरा, लाख नकारा जाए लेकिन आज के ज्यादातर मुद्दे सोशल मीडिया पर वायरल किसी तस्वीर, वीडियो, बयान या विवाद से जुड़े होते हैं। टीवी मीडिया समेत प्रिंट मीडिया तक को इन वायरल मुद्दों पर बहस करनी पड़ती है, उसकी डिटेल देनी पड़ती है। कभी कभी तो एक वायरल खबर पूरे इलाके या समाज में खलबली भी मचा देती है। ऐसे दौर में अगर कांग्रेस अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर पॉलिटिकल ओपिनियन क्रिएट करने के लिए अपने प्रवक्ताओं को डिजिटली स्ट्रांग और एक्सपर्ट बना रही है तो इसका फायदा होना तय है, क्योंकि इस विधा में उसका मुकाबला पहले से पारंगत बीजेपी की डिजिटल टीम से। अब इस ट्रेनिंग का कितना लाभ कांग्रेसी ले पाएंगे, कितना ट्रेनिंग का असर हो पाएगा, ये आपको इसी चुनाव में नजर आना शुरू हो जाएगा। और ये उम्मीद करते हैं कि कांग्रेस पार्टी जिस अंदाज में कर रही है इसमें पॉजिटिव चीजें ही ज्यादा दिखाई पड़े। बात मध्य प्रदेश से जुड़ी है। चुनाव से पहले आधी आबादी ने महिला वोटर्स को अपने पाले में लाने के लिए एक और कवायद हो रही है। राजनीतिक दल खुद को महिला हितैषी बताने के लिए जी जान लगा रहे हैं। देखिए जरा। लाडली बहना योजना के बाद अब सरकार लाडली बनी बहनों की सेना बनाने की योजना पर काम कर रही है। इसके लिए प्रदेश की 25,000 से ज्यादा पंचायतों और शहरी क्षेत्रों में 10 से 20 महिलाओं की टीम बनेगी। इन महिलाओं को सरकार बाकायदा ट्रेनिंग देकर सेना के तौर पर तैयार करेगी। एक फैसला मैं कर रहा हूँ लाडली बहना सेना बनाने का। हर गांव में गठित करेंगे, हर वार्ड में गठित करेंगे और ये बहनों के साथ अन्याय का विरोध करेंगे। सीएम शिवराज के ऐलान के बाद प्रदेश में महिला बाल विकास विभाग ने इस पर काम शुरू कर दिया है। इधर सरकार की कवायद पर एमपी में सियासत भी गर्मा गई कि कोई भी प्रदेश की बहन वो इससे अछूती ना रहे। माननीय मुख्यमंत्री जी ने जो आर्थिक तौर पर उनको सशक्त करने के लिए निर्णय लिया है, सभी लाभार्थी उसका समय रहते लाभ उठाएं। भाजपा के नेता केवल जुमलेबाजी कर सकते हैं, कभी भी मध्य प्रदेश में भ्रष्टाचार पर रोक नहीं लगा सकते हैं और ये केवल और केवल दिखावे के लिए दिए जाने वाले बयान हैं। मध्य प्रदेश में सरकार की महत्वाकांक्षी लाडली बहना योजना पहले ही हिट बताई जा रही है। जवाब में कांग्रेस पार्टी भी महिलाओं को 1500 रुपए महीना देने का वायदा कर चुकी है। अहम बात यह कि क्या लाडली सेना चुनाव में कांग्रेस पार्टी के लिए कोई संकट खड़ा कर सकती है। तो लाडली बहना की सेना अपनी रक्षा करे ये उद्देश्य बताया गया, लेकिन क्या ये चुनाव में भी कोई
किसी दल की रक्षा करने का काम, उसे बचाने का काम या दूसरे के लिए मुश्किल खड़ी करने का काम कर पाती है, ये देखना होगा। आज के न्यूज़ डिकोड में बस इतना ही। खबरों अपडेट्स के लिए आप देखते रहें IBC 24 और खबरों को डिकोड करने के लिए कल इसी जगह इसी मंच पर फिर आपसे मुलाकात होगी। तब तक अपना ख्याल रखें। नमस्कार, शुभ रात्रि।